हेलो एवरीवन, आई रौनकप्रीत वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यू एस टेक यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए जो फ्लटर में इंटरेस्टेड है, अपनी फ्लटर जर्नी को किक स्टार्ट करना चाहते हैं बट दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट और क्या क्या कवर करना चाहिए एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर। तो एक कंप्लीट रोड मैप जिससे कि आप आइडिया लगा सको कि कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरीके से इस पाथ को कंटिन्यू करना है। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? तो चलते हैं सीधा रोड मैप की तरफ। देखो, कोई भी चीज को सीखने से पहले, कोई भी फ्रेमवर्क को सीखने से पहले आपको चार लेयर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अपनी स्क्रीन पे भी यहाँ पे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है इस रोड मैप में, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरीके से डायरेक्शन वाइज आपको चलते जाना है। पर द थिंग इज दैट कि इसके अंदर भी आपको लेयर्स मिलती है अलग अलग। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो हमारी कोर लेयर होती है, जहां हम हमारा बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के, उनको हम सीखते हैं। कोई जरूरी नहीं है फ्लटर की हम बात कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में किसी भी फ्रेमवर्क को अडेप्ट करेंगे तो ये लेयर्स पे आपको फोकस करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारी चीजों को, सारी नॉइज को साइड कर दो। आपको सिर्फ कोर कंपोनेंट्स, कोर बेसिक कंपोनेंट्स को आपको फोकस करना है कि आपका ध्यान उसी पार्ट को इंप्लीमेंट करने में इतना अच्छे से लग जाना चाहिए कि आपका वहां का जो बेस है वो स्ट्रांग बिल्डअप हो जाए। जैसे हम कोई घर को बनाते हैं ना, तो नींव कितना स्ट्रांग रोल प्ले करती है, वही सेम चीज एक फ्रेमवर्क के अंदर कोर पार्ट प्ले कर रहा होता है। तो पहले आपको कोर लेयर पे फोकस करना होगा, जिसमें कि हमारे पास में फ्लटर के अंदर जो हमारा फाउंडेशनल नॉलेज है कि जो बेसिक, जैसे फ्लटर कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लटर में स्टार्ट होने से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कोर कंपोनेंट, देन मास्टरिंग यूआई यूएक्स। फिर हमने कोर कंपोनेंट प्रोग्रामिंग के तो जान लिए, अब यूआई यूएक्स को कैसे डिटेल में जानना है, यूआई यूएक्स में कितना डिटेल में जाना है, कितने विजिट्स होते हैं, कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको डिटेल में जानना होगा। उसके बाद में जो थर्ड लेयर है दैट इज योर बैक एंड इंटीग्रेशन। यहां पे आप अपनी एप्लीकेशन को एनरिच करोगे विद डेटा, बिकॉज देयर इज नथिंग इन दिस एप्लीकेशन विदाउट डेटा। तो UI UX is good to represent your data, but how will you manage your data, वो इस कंपोनेंट में कवर होगा। तो ये तीनों कंप्लीट होने के बाद में आप कह सकते हो कि आपका कोर कंपोनेंट, आपका जो कोर लेयर है वो स्ट्रांग है, वो आपने सेटअप कर लिया। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ आपकी जर्नी का। अभी हम इसको, इन सारी लेयर्स को ना डिटेल में भी जानेंगे। तो दिस वुड बी द फर्स्ट लेयर ऑफ योर फ्लटर डेवलपमेंट जर्नी। अब बात आता है सेकंड लेयर की, विच इज प्रोसेस ओरिएंटेड लेयर, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, प्रोसेस लेयर। इस पे काफी डेवलपर्स ना कम ध्यान देते हैं, क्योंकि हर किसी को ना, कोई भी फ्रेमवर्क को अगर आप सीख रहे हो या फ्लटर को ही क्यों ना सीख रहे हो, तो मैंने काफी बच्चों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो इस पार्ट को मिस आउट कर देते हैं। उससे होता क्या है ना कि आपने अपनी ऐप को बनाना है, इस लेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी ऐप को बिल्ड कर पाओगे, आपको फ्लटर की जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो होगी, ठीक है, आप कंपनी में भी प्लेस हो जाओगे। द रियल हसलिंग स्टार्ट्स आफ्टर दैट। जब आप कंपनी में प्लेस हो गए, या चलो आप कंपनी में प्लेस नहीं, आप अपने लिए ही कोई ऐप बना रहे हो, जब आप प्रोफेशनली कोई ऐप को डिजाइन करोगे ना, तो उसमें प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप कोडिंग कैसे कर रहे हो, राय प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रिडंडेंसी को रिमूव करना है, रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करना है, कोडिंग कन्वेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, आपका फोल्डर आर्किटेक्चर प्रॉपर होना चाहिए, एमवीवीएम, एमवीसी, एमवीपी, इन मॉडल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि अपने प्रोजेक्ट को और बेटर तरीके से आप डिजाइन कर सको। जिससे कि हेल्प क्या होती है, जिससे कि ये हेल्प होती है कि आगे चल के अगर आप अपने प्रोजेक्ट को, ऑब्वियसली बात है कि आप उसको स्केल करना चाहोगे, तो स्केलिंग में आपको दिक्कतें नहीं आएगी, स्केल बेटर तरीके से कर पाओगे। ऑब्वियसली लास्ट में आप टेस्टिंग करोगे, जब प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा तो टेस्टिंग में आपको दिक्कतें नहीं आएगी, वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर स्केलेबल प्रोडक्ट को बिल्ड करना है, टेस्टेबल प्रोडक्ट को बिल्ड करना है और ओवरऑल सर्विसेबल प्रोडक्ट को बिल्ड करना है ना, तो आपको प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। इसी में हमारा प्रोसेस लेयर आता है। ये प्रोसेस लेयर ना जितना जल्दी आप अडेप्ट कर लो उतना अच्छा है। इसीलिए मैंने कोर लेयर को समझने के बाद में आपको इस लेयर पे फोकस करने के लिए बोला है कि आप इस लेयर पे जब फोकस करोगे ना, तो आप जानोगे कि किस तरीके से कोड को बेटर लिखा जाता है, जिससे कि एज अ फ्रेशर तो नहीं, बट आफ्टर फ्रेशर जब आप किसी और कंपनीज में अप्लाई करोगे ना, तो आपकी एमवीपी बढ़ेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड लेयर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इन द प्रोडक्शन फील्ड, दैट इज योर डिप्लॉयमेंट लेयर। तो भैया आपने प्रोडक्ट बिल्ड करना सीख लिया, ठीक है, फ्लटर के अंदर। अब आप सीख रहे हो कि यार प्रोसेस कैसे होना चाहिए, कैसे प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, ताकि मैं उसको स्केलेबल बना सकूं एंड उसको मैं टेस्टेबल बना सकूं, ठीक है। ये प्रोडक्ट को बेटर बनाने का वे हो गया। प्रोडक्ट को डिजाइन इस तरीके से किया गया कि आगे चल के आप उसको और बेटर तरीके से हैंडल कर सको। अब प्रोडक्ट को डिप्लॉय करने की बात आएगी इस लेयर के अंदर, कि कैसे मैं फ्लटर के प्रोजेक्ट्स को, चाहे हम किसी भी फ्रेमवर्क की बात करें, अगर हम एक फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हैं। अब
अगर आप प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हो तो आफ्टर ऑल एट द एंड आप उसको डिप्लॉय करना चाहोगे। डिप्लॉय करने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को टिक मार्क कर लेना चाहिए, देन एड्स को कैसे इंटीग्रेट करना है हमारी ऐप के अंदर, क्योंकि अगर एड्स इन ऐप परचेज अगर आप ये सब चाहते हो, क्योंकि ये सारे डिप्लॉयमेंट होने से पहले ही आपको लगाने होंगे, तो वो सारी चीज़ें आप बिल्डिंग प्रोडक्शन रेडी एप्स एंड डेवऑप्स डिप्लॉयमेंट सेक्शन में देखोगे। इस सेक्शन को आपको एज एन थर्ड लेयर कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ लेयर विच इज रियल टाइम लेयर। ये जो लेयर है ना, इस पे भी काफी लोग नहीं ध्यान देते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये उनका फर्स्ट स्टेप होता है, ये उनका सेकंड स्टेप होता है एंड खत्म। ये दो लेयर्स खत्म करने के बाद में उनको भी कंप्लीटली कवर नहीं करके वो सीधा कंपनीज के लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी वजह से उनको कई बार रिजेक्शंस का सामना देखने को मिलता है, और इसी वजह से कई बार वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहले अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से करो कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज आए ना उनको अच्छे से नॉक डाउन कर सको, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पार्ट आपकी जर्नी के लिए एज एन डेवलपमेंट जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रियल टाइम लेयर, कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से हम मार्केट में जो चीज़ें चल रही है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम हमारी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ना, ये दोनों चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगी। दीज आर ऑलमोस्ट योर बेस लेयर जो आपको बिल्ड करने में काम करती है एज एन डेवलपर, एज एन ऐप डेवलपर, एज एन फ्लटर डेवलपर। बट जो ये दोनों लेयर है ना, प्रोसेस लेयर एंड रियल टाइम लेयर, इस जगह पे आप अपने आप को बिल्ड करते हो एज अ गुड डेवलपर, या बाकी भीड़ से आप अपने आप को अलग यूनिकली स्टैंड कर सकते हो अगर ये दोनों लेयर्स पे आपने फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रखी होती है। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया, ओवरव्यू मिल गया कि फर्स्ट लेयर हमारी कोर लेयर रहेगी जहां पे हम फाउंडेशनल नॉलेज, मास्टरिंग यूआई यूएक्स एंड बैकएंड इंटीग्रेशन को अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद कमिंग टू द प्रोसेस लेयर, यहाँ पे हमको प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में सीखना होगा कि कैसे बेटर इस कोड को लिखा जा सके, कैसे इस प्रोसेस को और बेटर किया जा सके, उस पर हमारा फोकस रहेगा इस लेयर के अंदर। देन कमिंग टू डिप्लॉयमेंट लेयर, यहाँ पे हम प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं, एंड डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट हमारा इस सेक्शन में आता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट दैट इज रियल टाइम लेयर, यहाँ पे एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या चल रही है, फ्लटर में नया नया क्या आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना। डेली बेसिस पे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, व्हाट इज न्यू, क्या आ रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, किस चीज़ की डिमांड है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस नई है जो फ्लटर में बिल्ड हुई है, उन्होंने फ्लटर में क्यों स्विच किया, मार्केट में लिंक्डइन के ऊपर क्या चल रहा है फ्लटर के अंदर, कितनी जॉब रिक्वायरमेंट्स आ रही है, किस सेगमेंट में ज़्यादा आ रही है, किस चीज़ को वो फोकस आउट कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सको फॉर मार्केट, ठीक है। एंड देन कमिंग टू द कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, आप इसमें ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कैसे कंट्रीब्यूट करना है, देन अपना खुद का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाना, देन पैकेजेस बिल्ड करना, देन स्टैक ओवरफ्लो और ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे कई लोगों के फ्लटर के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेरीज होंगी, तो उनको सॉल्व करना, उनको आंसर करना, जो आपका एक्सपीरियंस है उससे आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकती है क्योंकि आपने अपनी जब फ्लटर जर्नी में वो काम कर रहे थे तो आपको वो प्रॉब्लम आई, तो आपको किस तरीके से सॉल्व किया जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेम बाकी सारे भी जो कम्युनिटी में मेंबर्स हैं उनको अगर वैसी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी फ्लटर जर्नी को किक स्टार्ट करना है। अब समझते हैं कि ये जो 8 मॉड्यूल्स अपन ने देखे हैं इनमें क्या क्या चीजें हमको कवर करनी चाहिए, किनको मेन कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इस रोड मैप के अंदर। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे फाउंडेशनल नॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स पे वर्क करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडेशनल नॉलेज के अंदर भी। वन इज द सेटअप, मतलब ऑब्वियसली बात है आप फ्लटर को सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको सेटअप करना होगा। अगर आपको फ्लटर को सेटअप करने में अपने विंडोज़ या मैक में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, इवन 2 वीडियोस बना रखे हैं। एक 2-3 साल पहले बनाया था और अभी रिसेंटली मैंने 4-5 महीने पहले भी लेटेस्ट वीडियो बनाया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द डार्ट एंड फ्लटर। तो वो जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो, वो आपको हमारे चैनल पे फ्लटर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप केवल फ्लटर इंस्टॉलेशन WS क्यूबटेक लिखेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। आप कोई सा भी यूट्यूब वीडियो फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैंने उसके ऊपर बना रखा है एंड इट कैन हेल्प यू, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड इजीली यू कैन सेटअप योर फ्लटर। आफ्टर द सेटअप पार्ट यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोग्रामिंग कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हमको इतना अच्छे से फोकस करना है ना। अगर आपके पास में समय ज्यादा है तो मैं कहूंगा 3 से 4 हफ्ते आप इसी पार्ट पे फोकस करो, विच इज लर्निंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, मास्टरिंग डार्ट। जैसे प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर देखो, अगर आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग फील्ड का आइडिया है
या आपको जावा आती है, या आपको जावा स्क्रिप्ट आती है, पाइथन आती है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको 1 से 2 हफ्ते यहाँ देने। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग फील्ड से वास्ता नहीं है, मतलब आप कभी भी इस फील्ड में आए नहीं हो, आपके लिए सब कुछ नया है, तो डरने वाली बात नहीं है, बट आपको इस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, नींव अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस स्ट्रांग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम इस फ्रेमवर्क के अंदर डार्ट को सीखने वाले हैं। और डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गया, वेरिएबल हो गए, हमारे फंक्शंस हो गए, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, मिक्स इन क्लासेस, हाई ऑर्डर फंक्शन, स्ट्रीम, फ्यूचर, ये जितने भी कोर कंपोनेंट्स हैं हमारे डार्ट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उनको आपको गो थ्रू कर लेना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि यार गो थ्रू करने का क्या मतलब होता है? देखो, एक होता है कि समझना कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि भाई डार्ट के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू उस इंस्टेंस पे नहीं आएगी, जैसे हम एपीआई से कोई डेटा ला रहे हैं, डेटाबेस से कोई डेटा ला रहे हैं, तो उसकी वैल्यू ना उस इंस्टेंस पे ना आके फ्यूचर में आएगी। तो उसके लिए हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम उस असिंक अवेट को यूज करते हैं। तो इसका बेटर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तभी होगा जब इसको प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे आप वेरिएबल जानते हो, क्लासेस ऑब्जेक्ट देखते हो, तो साथ साथ आप प्रैक्टिकली इन चीजों को खुद के हाथ से आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रोग्राम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर बिल्ड करो। यहाँ पे आप जितना जल्दी डार्ट से फेमिलियर होंगे ना, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। और वो कैसे हो सकते हो? मार्केट में आपको कई सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। एंड इफ यू वांट कि आपको मेरे डिजाइन असाइनमेंट चाहिए, तो वो मुझे कमेंट में पिन कर देना, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि मार्केट में ढेरों सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, ढेरों सारे आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। सॉल्व दैट बेसिक प्रॉब्लम्स यूजिंग दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इससे क्या होगा? एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, साथ ही साथ आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर बिल्ड होगा। यू विल बी एबल टू क्विकली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो देख के, और उसको कैसे सॉल्व करना है आपका माइंड ऑलमोस्ट मेकअप हो रहा है जैसे जैसे आप प्रॉब्लम को देख रहे हो। यही एक अच्छे डेवलपर की निशानी होती है, ठीक है। और वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया कल से आने लग जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आज जो अच्छे अच्छे डेवलपर्स भी है ना, आप अगर उनकी लर्निंग जर्नी को देखोगे ना, स्टार्टिंग जर्नी को, तो उन्होंने भी इस टाइम पे हासिल किया होगा, बिकॉज इट इज न्यू। आज मैं इंग्लिश को आज जान रहा हूँ या स्पेनिश सीखना चाहता हूँ, तो मैं पहले 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते स्ट्रगल करूंगा, क्योंकि मुझे कोर कंपोनेंट्स से यूज टू होने में टाइम लगेगा। इसीलिए मेरी मेहनत भी वहां ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में जब मैं यूज टू हो जाऊंगा, तो इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर मी टू अडेप्ट द अदर फंक्शनैलिटीज। इसीलिए इस पार्ट पे मैं इसको स्टार कर देता हूँ। ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से देखना है। नाउ कमिंग बैक टू द फ्लटर बेसिक्स। अब आ जाते हैं अपन फ्लटर बेसिक्स के ऊपर। हमने प्रोग्रामिंग देख ली, अब यहाँ पे हम फ्लटर फ्रेमवर्क के ढांचे को समझेंगे। विजेट्स क्या होते हैं, फ्लटर का आर्किटेक्चर क्या कहता है, किस तरीके से वो एप्लीकेशंस को बिल्ड करता है, एप्लीकेशंस रन कैसे होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, नेटिव कोड क्या होता है, स्टेटफुल स्टेटलेस विजेट्स क्या होते हैं, स्टेट कैसे मैनेज होता है, सिंगल चाइल्ड विजेट्स और मल्टी चाइल्ड विजेट्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंशिएशंस हैं, लेआउट्स कैसे बिल्ड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे आप कवर करोगे, ठीक है। अगर आपको एक क्लियर पिक्चर लेनी है डार्ट बेसिक्स की और फ्लटर की यूआई बेसिक्स की, जो कि कोर विजेट्स हो गए, यूआई कंपोनेंट्स हो गए एंड एसडीके कंपोनेंट्स हो गए, तो इसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके सर्च करोगे तो उसकी पूरी कंप्लीट आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वो गो थ्रू कर सकते हो एंड यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट फ्लटर कोर कंपोनेंट्स, ठीक है। वो जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इनको जानने के साथ साथ आपको बिल्ड भी करना है। तो मैंने उन वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर आपको टास्क भी असाइन कर रखे हैं, तो जैसे जैसे टास्क करोगे ना, वैसे वैसे आपका उनमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहेगा, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी फाउंडेशनल नॉलेज है, जो कि पहला पार्ट है इनटू योर कोर लेयर, ठीक है। ये डन करने के बाद में नेक्स्ट थिंग जो है वो हमारा यूआई यूएक्स। अब यहाँ पे ना काफ़ी बच्चे हसल करते हैं, क्योंकि डार्ट कर लिया, फ्लटर के विजेट्स देख लिए, लेकिन अब आया कि यार यूआई को कैसे और बेटर मैनेज करें, यूएक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास में आती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारे लिए, वो होता है हमारा स्टेट मैनेजमेंट। लोकल स्टेट क्या होता है, एफिमरल स्टेट कहते हैं, ग्लोबल स्टेट क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट किस तरीके से हैंडल होता है, स्टेट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, क्यों हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट आप यहाँ पे, मतलब जो एडवांस विजेट्स हैं, प्रो विजेट्स हैं, उसमें एक तरह से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि स्टेट्स को क्यों हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद में आता है हमारा नेविगेशन वाला पार्ट। यहाँ पे आप सीखोगे कि कैसे मल्टीपल पेजेस एप्लीकेशन बिल्ड होती है। भाई इतने तक तो आपको यही पता था कि भाई सब कुछ फ्लटर के अंदर विजिट होता है, पेज भी विजिट है, ऐप भी विजिट है, तो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन आप बिल्ड कर सकते थे, ठीक है। उसमें कुछ यूआई रिफ्लेक्शन चाहिए, डेटा को अगर आप हैंडल कर रहे हो रन टाइम में, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, अगर ग्लोबली करना है तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट से कैसे करना है, और लोकली करना है तो लोकल स्टेट मैनेजमेंट से कैसे करना है, वो आपने देख लिया।
बट अगर मुझे मल्टीपल, क्योंकि ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन होती है वो मल्टी पेजेस की होती है, चाहे वो 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, अलग अलग पेजेस होते हैं, जैसे आप कोई सी भी ऐप को स्टार्ट कर लो। तो अगर मेरे को मल्टीपल पेजेस बनाने और उनमें नेविगेट करवाना हो, बैक बटन वाली फंक्शनैलिटी, बैक पे वापस पुराना वाला पेज आ जाए, तो ये जो नेविगेशन है, ये पार्ट आप नेविगेशन मॉड्यूल में सीख लो। ठीक है, इसमें क्या क्या है, जैसे कि पेज रूट्स क्या होते हैं, इसमें भी बहुत सारे तरीके के नेविगेशन होते हैं। जैसे एक होता है बहुत बेसिक तरीका, एक होता है थोड़ा प्रोफेशनल तरीका, जहाँ पे हम नेम रूट्स को यूज करते हैं, पुश नेम, पुश रिप्लेसमेंट नेम, पुश अंटिल पॉप। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे आइडिया ले लो, जिससे कि आप बेटर वे में अपनी एप्लीकेशन के अंदर इजीली नेविगेट कर सको। जब नेविगेट कर ही रहे हो तो ऐसे कंपोनेंट्स भी देख लो फ्लटर के अंदर कि ड्रॉवर को कैसे हैंडल करना है, बॉटम नेविगेशन को कैसे हैंडल करना है, फ्लोटिंग एक्शन बटन पे कैसे टैप इनिशियलाइज करना है। तो ये सारी चीजें इस पार्ट में आप कर लो। आगे इसमें एक मैंने सेक्शन ऐड कर रहा है, दैट इज डीप लिंकिंग। डीप लिंकिंग अभी आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो आप पेज नेविगेशन करोगे ना, इसमें आपको एक डीप लिंकिंग का अच्छा से आइडिया ले लेना है कि हम पेज नेविगेशन नेम्स के थ्रू क्यों करते हैं, क्योंकि आगे हमारी ऐप के अंदर डीप लिंकिंग करने में ही हमको हेल्प करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी लिंक पे टैप करते हो और सीधी ऐप ओपन हो जाती है। इट वॉज अ लिंक ऑफ अ वेबसाइट, बट वो हमारी ऐप ओपन हो गई। या कई बार होता है कि वो ऐप ओपन ना करके एक पॉपअप दे देता है, ओपन एन ऐप, या अगर वो ऐप नहीं है तो सीधा आपको प्ले स्टोर पे ले जाता है। तो दैट इज काइंड ऑफ डीप लिंकिंग। हम ऐसी लिंक्स को बिल्ड कर सकते हैं जिससे कि हम चेक करवा सकते हैं कि यूजर ने वो ऐप इंस्टॉल कर रखी है, अगर कर रखी है तो हम सीधा उसकी ऐप को ओपन करवा सकते हैं। फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस, ऑलवेज अ company or an entrepreneur will try to navigate its user to into its application, क्योंकि वो वहां पे एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे सकता है जो शायद उसको वेब पे या अदर प्लेटफॉर्म पे ना मिले। इसी वजह से इन डीप लिंकिंग से आप वो डायरेक्टली कनेक्टिविटी बिल्ड कर सकते हो। एंड कई बार आपने देखा होगा कि यार आपने जैसे बेवकूफ की एप्लीकेशन ओपन कर दी, या ओला की या ब्लिंकिट की ओपन कर दी, सीधा उस प्रोडक्ट पे जाके वो ऐप ओपन होती है। मतलब जोमेटो का पहला पेज नहीं आएगा, जिस डिश की बात हुई उस पर टैप किया था आपने जोमेटो के बाहर से, तो सीधा जोमेटो ओपन होगा और उस डिश पे चला जाएगा कि डिश को कौन कौन सर्व कर रहा है आपके नियर बाय। तो इस तरीके से आप डीप लिंकिंग को यूटिलाइज कर सकते हो। डीप लिंकिंग का ये छोटा सा पार्ट मैंने इसमें इसलिए डाला है ताकि आपका वाई क्लियर हो सके कि अभी हम नेविगेशन सीख रहे हैं तो ये आगे चल के हमको इस तरीके से भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसी के बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनिमेशन। देखो एनिमेशन ना ऐसी पार्ट है जो आइसिंग ऑन द केक की तरह होता है। एनिमेशन आपको आने चाहिए जिससे कि आप अपने ऐप के अंदर ना यूजर का एक्सपीरियंस और स्मूथन कर सको। तो इसी वजह से कई सारे एनिमेशंस मिलेंगे। बेस दो तरह के एनिमेशन होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, जिसमें कुछ एनिमेशंस फ्लटर खुद बना के देता है, दैट इज इम्प्लिसिट, जो बने बनाए एनिमेशन विजेट्स को आप यूज करते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको अपना कंट्रोल चाहिए एनिमेशन कंट्रोलर बिल्डर की हेल्प से, तो उनको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट एनिमेशंस। उसके बाद में आता है हमारे पास में दो और इंटरेक्टिव एनिमेशंस मार्केट में मिल जाते हैं, दैट इज राइव एंड लोटी एनिमेशन। तो इनको कैसे इंटीग्रेट करना है, इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये भी पार्ट ना मैंने उस फ्लटर की प्लेलिस्ट में बता रखा है कि कैसे आप राइव एनिमेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे आप लोटी एनिमेशन को इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे आप एनिमेशन को हैंडल कर सकते हो इन फ्लटर। तो वो जरूर देख लेना अगर आपको एनिमेशन पार्ट पे फोकस करना है डीप में। ठीक है, उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हर कोई भूल जाता है, दैट इज यूनिवर्सल यूआई। अब यूनिवर्सल यूआई जो होता है वो क्या होता है, जैसे रिस्पॉन्सिव एडेप्टिव यूआई, हम इस पे बहुत कम फोकस करते हैं। और जब मैं प्रोडक्शन फील्ड में जाता हूँ ना, तब बच्चों को हसल करता हुआ देखता हूँ। आपको ऐसा सोचना है कि आपकी ऐप जब आप सीख रहे हो ना, आपने कोर कंपोनेंट्स तो सीख लिए, साइड बाय साइड जो भी आप सीख रहे हो ना, इनके साइड बाय साइड आप क्लोन्स बनाओ। तो देखो मैंने क्लोन्स के भी यहाँ पे लिंक्स दे रखे हैं, जैसे मैसेंजर ऐप है, ब्लिंकिट है, व्हाट्सएप है, इनका भी एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, उनको जाके भी आप चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, कि क्लोन्स कैसे बनाने। तो कोई भी आपको ऐप दिखती है ना, अब आपको इस पार्ट में जब यहाँ पे आ गए हो ना, तब आपको पता है कि क्या विजिट्स होते हैं, कितने तरह के विजिट्स होते हैं, कैसे इस यूआई को बिल्ड किया जा सकता है, तो बनाओ। जैसे कि मैंने डार्ट में भी बोला, वैसे ही मैं फ्लटर में भी बोलूंगा कि, और किसी भी फील्ड में बोलूंगा, अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, तो जितना प्रैक्टिकली चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे ना, जितने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उतना आपको आइडिया लगेगा और आप मोटिवेटेड भी रहोगे, क्योंकि आपके पास में गोल होगा कि यार मुझे ये चीज़ बनानी है। नहीं तो आप टॉपिक सीख रहे हो बट यूज केस ही नहीं पता कि कहाँ यूज में आएगा, कैसे यूज में आएगा। सीखा, फिर एक ऐप को डेवलप किया, चाहे वो यूआई पार्ट ही किया हो, कंप्लीट ऐप नहीं, बट वो जैसा यूआई में जैसे व्हाट्सएप जैसा दिखता है आपको फोन के अंदर, वैसा का वैसा बना लो हूबहू। क्या दिक्कत है? इससे आपको आइडिया लगेगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ऐसी एप्लीकेशंस तो मैं खुद भी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? ये पार्ट तक आते आते ना, ये सारे अप्रोच ना आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, क्योंकि ये स्किल पार्ट है। स्किल पार्ट कभी भी थ्योरेटिकल नहीं होता है। चीज़ों को जानने के लिए आप एक स्टार्टिंग पार्ट जरूर थ्योरेटिकल पढ़ सकते हो कि यार ये चीज़ होती क्या है, जान लिया, बट एक्चुअल में जब आपको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जब तक नहीं समझ में आएगा ना, तब तक आपको नहीं आइडिया लगेगा कि ये विजिट कहाँ यूज में आना है, ये कैसे यूज में आना है। तो साइड बाय साइड आपको जो ऐप दिख रही है, आपको लग रहा है कि यार ब्लिंकिट जैसी ऐप मुझे बनानी है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप प्रॉब्लम में फंसोगे ना,
ये अच्छी चीज़ होती है। प्रॉब्लम में फँसोगे तो आपको पता है कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करते ही यू आर डन। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ये तो एक डेवलपर की यूएसपी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ पे फोकस करो, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इस चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। हमने कोर कंपोनेंट्स तो सीख लिए, हमने ब्लिंकिट को बनाया नहीं, व्हाट्सएप को बनाया नहीं, क्लोन्स तो बनाए नहीं। अब जब बनाएंगे नहीं तो उनको टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। जब टेस्ट नहीं करेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि हसल क्या होता है इन एप्लीकेशंस में चलाने का, मतलब इन प्लेटफॉर्म में चलाने का। तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की डिवाइसेस होगी। मेरे पास अलग होगा, आपके फ्रेंड के पास अलग होगा, आपके मम्मी पापा के पास फ़ोन अलग होगा, या आपकी फैमिली में किसी के पास फ़ोन अलग अलग साइजेस के होंगे। देन फ्लटर में ये ऑप्शन भी है कि आप उनको मल्टी प्लेटफॉर्म पे भी चला सकते हो। तो आप वेब पे भी चला के देखोगे, आप मैक पे भी चला के देखोगे, विंडोज़ पे भी चला के देखोगे, आप आईफ़ोन पे भी चला के देखोगे, एंड्रॉइड पे भी चला के देखोगे। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार आपको ना डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन्स को तैयार करना है, और मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी उसको एडेप्टेबल बनाना है। तो यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आएगा फॉर रिस्पॉन्सिव एंड एडेप्टिव यूआई, कि इनको कैसे बनाई जाए, इनको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये पूरा सेगमेंट जो है, जैसे फिटेड बॉक्स हो गया, मीडिया क्वेरी हो गया, लेआउट बिल्डर हो गया, ओरिएंटेशन बिल्डर हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखोगे। मतलब आपको सीख लेनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐप को जब आप डेवलप करोगे, और अगर आपका क्लाइंट या आपका जो बॉस है उसको चाहिए कि यार ये ऐप इस प्लेटफॉर्म पे भी चलेगी और इस प्लेटफॉर्म पे भी चलेगी, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिव एडेप्टिव बनानी ही पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद में इंटरनेशनलाइजेशन, ये होता है कि मल्टी लैंग्वेज ऐप बनाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेगमेंट में, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर ही कई लोग हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कोई लोग इंग्लिश को यूज़ करते हैं, कहीं बाहर जाओगे तो स्पेनिश में चाहिए। तो अगर आप एक मल्टी लैंग्वेज ऐप बना रहे हो, और जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा भी, तो उस सिनेरियो में आपको लैंग्वेजेस को हैंडल करना, कैसे मैनेज करना, उनके लोकलाइजेशन को कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है इन डीप। तो अगर आपको कहीं पे भी हसलिंग हो रही है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वीडियो को ज़रूर फॉलो कर लेना। तो यू विल गेट एन क्लियर पिक्चर कि कैसे हम मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए अपनी ऐप को तैयार कर सकते हैं, ठीक है? देन आता है हमारा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक यूआई। देखो ये सारी यूनिवर्सल यूआई की बात हो रही है, मतलब अब अपन ऐसा सोचेंगे इसके बाद में, इस मॉड्यूल के अंदर, कि हम सारे प्लेटफॉर्म पे इसको रन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, ठीक है? भले आप रन करो नहीं करो, बट माइंडसेट वुड शुड बी क्लियर कि मुझे सारे प्लेटफॉर्म पे इसको रन करवाना है, तो मैं उस तरीके से तैयारी करूँ। भाई हो सकता है आगे चल के सिर्फ आपको एंड्रॉइड और आईओएस के लिए बनाना हो, बट यू नेवर नो, कभी कहते हैं क्लाइंट कि यार वेब के लिए भी बनाना है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट विद योर स्किल कि यार ये चीज़ भी मुझे आती है, ठीक है? तो उसके बाद में आ जाता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक यूआईज बनाना। जैसे कि एंड्रॉयड के लिए आपको पता होगा, एंड्रॉयड, वेब, विंडोज, लाइनेक्स, इन सब में मटेरियल कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन वहीं अगर आईओएस और मैक की मैं बात करूँ, तो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, अगर आपने नोटिस किया हो तो। जैसे बैक बटन भी है तो बैक अलग बटन होगा, डेट पिकर है तो वो अलग होगा, लोडर है तो अलग होगा आईफोन के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर। तो ये सब एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एंड्रॉयड फॉलो करता है मटेरियल के कंपोनेंट्स को, एंड आईओएस और मैक फॉलो करता है कपर्टिनो के प्रिंसिपल को, या कपर्टिनो के यूआई कंपोनेंट्स को। फ्लटर के अंदर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि आप यूनिवर्सल कोड भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका मटेरियल यूआई जब आईफोन में चलेगा, तो इट काइंड ऑफ यूएक्स पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, और क्लाइंट चाहेगा कि नहीं यार आईफोन में आईफोन जैसा दिखे आपका ऐप, और एंड्रॉयड में एंड्रॉयड जैसा दिखे। तो उस सिनेरियो में आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक यूआई को बिल्ड करना आना चाहिए, कैसे कपर्टिनो विजेट्स को हैंडल करना है, कैसे मटेरियल विजेट्स को हैंडल करना है, कैसे चेक करना है कि ये एंड्रॉयड पे चल रहा है या आईओएस पे चल रहा है। तो ये सारा सेगमेंट उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में आता है स्टाइल्स एंड थीम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी जानना इसलिए ज़रूरी है, इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि हाउ टू हैंडल लाइट थीम एंड डार्क थीम, और उसको कैसे प्रोवाइडर की हेल्प से मैनेज करना है, ठीक है? मतलब प्रोवाइडर की हेल्प से, मतलब इसमें ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया, ठीक है? हालांकि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वो शायद मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ये देखो, स्टेट मैनेजमेंट। जब आप स्टेट मैनेजमेंट की बात करते हो ना, तो वहाँ पे हमारे पास में प्रोवाइडर, क्यूबिट, ब्लॉक, गेटेक्स, ऐसे मल्टीपल सोर्सेज मिलते हैं फॉर स्टेट मैनेजमेंट। तो यहाँ मैंने कंप्लीट फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट को समझा है कि कहाँ यूज़ में आता है, क्यों यूज़ में आता है। प्लस मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट को कंप्लीटली डिकोड किया है, कि कैसे आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशंस के अंदर प्रोवाइडर को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो डिटेल के अंदर, ठीक है? तो डू वॉच इट whenever you comes on this segment। फिर आ जाता हम स्टाइल्स एंड थीम्स के अंदर, क्योंकि अभी बात हुई प्रोवाइडर की, तो इसी वजह से क्या होता है कि जैसे अगर आप अपनी ऐप के अंदर हो, अब ग्लोबल स्टेट का एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, कि हमारी ऐप के अंदर एक वैल्यू को मैनेज कर रहे हैं कि डार्क थीम है या लाइट थीम है। तो डार्क थीम है तो ट्रू, और अगर डार्क थीम नहीं है तो फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स की वैल्यू से क्या होगा, पूरी यूआई चेंज होगी,
जैसे मेरी ऐप में मिड में हूँ, सेटिंग्स में गया यूजर, वहां पे मैंने ऑप्शन दे रखा है डार्क थीम, उसके आगे एक टॉगल बटन दे रखा है, यूजर ने उसको टॉगल को ऑन किया, वो लाइट से क्या हुआ, डार्क थीम हो गया, वहीं से वो टॉगल ऑफ हुआ तो वापस लाइट थीम आ गया, और इसी समय आपकी पूरी ऐप की यूआई चेंज हो जाएगी। तो एक जगह से, एक विजिट से अगर आप किसी डेटा को अपडेट करते हो तो पूरी ऐप में उसका रिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए, या मल्टीपल विजिट्स में कलेक्टिवली चाहिए, तो उस सिनेरियो में हम ग्लोबल स्टेट को हैंडल कर रहे होते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर या रिएक्टिव फ्रेमवर्क्स के अंदर। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के टूल्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर जो है दैट इज प्रोवाइडर। तो मैंने वो ये वाले पार्ट में, इस सेगमेंट में बताया उस वीडियो के अंदर। तो अब आ जाते हैं स्टाइल्स एंड थीम वाले कंपोनेंट के अंदर कि स्टाइल्स एंड थीम्स में क्या होता है। देखो, स्टाइल्स एंड थीम्स बहुत सिंपल सी बात है कि यार हम जब कोई विजेट को बनाएंगे, कोई भी चीज़ को डेकोरेट करेंगे तो उसको स्टाइल देंगे। भाई ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये फॉन्ट साइज होनी चाहिए, ये फॉन्ट वेट होना चाहिए, जैसे बटन है तो उसका बॉर्डर रेडियस देंगे, पैडिंग देंगे, मार्जिन देंगे, टेक्स्ट फील्ड है तो लेबल देंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर देंगे, इनपुट बॉर्डर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आती है ना, ये हमारी स्टाइल के अंदर आती है। अब हमको क्या होगा, हमारी यूआई के अंदर हमारे बटन तो सिमिलर होंगे, कंटेंट अलग अलग होगा, बट दिखने में बटन एक जैसे होंगे, टेक्स्ट भी एक जैसे होंगे, मल्टीपल ऐसे विजेट्स होंगे जो सिमिलर होंगे। तो अब इन पे बार बार वो ही सेम डेकोरेशन देने की जगह हम एक थीम को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें आपको इफेक्टिवली, इस मॉड्यूल में आपको ये सीखना होगा कि कैसे हम स्टाइल्स एंड थीम्स को मैनेज कर ले। ठीक है, तो मैनेजिंग ग्लोबल थीम्स एंड ओवरऑल एंड हैंडलिंग लाइट एंड डार्क थीम। भाई आपने ओवरऑल मैनेज तो कर लिया थीम्स को, ताकि आपको बार बार वो सेम डेकोरेशन को लिखना ना पड़े, साथ ही साथ आप दो थीम्स को मैनेज कर लो, लाइट थीम को भी और डार्क थीम को भी। और उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको स्विचिंग करवानी है, वो आप ग्लोबल स्टेट से डील कर लो। तो इस तरीके से आपका सेकंड सेगमेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में एप्लीकेशंस बनाना मत भूलना। जैसे मैंने यहाँ पे क्लोन का आइडिया दिया है, व्हाट्सएप का क्लोन बना सकते हो, ब्लिंकिट का क्लोन बना सकते हो, मैसेंजर ऐप का क्लोन बना सकते हो, स्पॉटिफाई का क्लोन बना सकते हो, इंस्टाग्राम का क्लोन बना सकते हो, जो आपको दिखे, फेसबुक का क्लोन बना सकते हो, जो आपको पॉपुलर ऐप दिखे, जो ऐप आप चलाते हो स्टार्ट करो। और मेरा एक पैटर्न रहता है ना कि कभी भी कॉम्प्लेक्स ऐप से डायरेक्टली स्टार्ट मत करो। आपको जो सिंपल लगे ना कि यार ये नोट्स ऐप है, ये बहुत सिंपल लग रही, तो उससे स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे अपने आप को कॉम्प्लेक्स करते जाओ। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऐसे कई सारे चैलेंजेस आएंगे लर्निंग स्टेजेस में। तो अगर आप लेस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करोगे ना, तो इनिशियल स्टेजेस में वो थोड़े से कम चैलेंजेस होंगे। फिर धीरे धीरे उनको सीखते हुए आप स्टेपिंग करोगे। नहीं तो क्या होगा कि आप एकदम से 5 स्टेप का जंप लोगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप धीरे धीरे ग्रो करो, बट धीरे धीरे इस तरीके से ग्रो करो कि वो कंसिस्टेंटली आप क्लाइम कर सको। ठीक है, तो इस मॉड्यूल को हो जाने के बाद में नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड मॉड्यूल दैट इज बैक एंड इंटीग्रेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि यार अब ना मुझे कोर कंपोनेंट्स भी हमने देख लिए, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया ले लिया, सब कुछ आइडिया हो गया, यूआई विजेट्स, स्टेट मैनेजमेंट, यूनिवर्सल यूआई, मल्टीपल लैंग्वेजेस, स्टाइल्स, थीम्स, इन सब का आइडिया हो चुका है, एनिमेशंस। ठीक है, अब मुझे जो चाहिए, अब मैं ऐप्स को बना तो लूंगा, लेकिन मैं अगर प्रोडक्शन रेडी ऐप्स बनाना चाहता हूँ और मार्केट में अगर यूज़र को सेल आउट करना चाहता हूँ या डिलीवर करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा कि यूज़र को क्या चाहिए, डेटा चाहिए। एक एप्लीकेशन में डेटा सर्व किया जाता है। डेटा मतलब इज एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन हो जैसे कि न्यूज़, वेदर, वॉलपेपर, या फिर वो यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जैसे कि नोट्स ऐप, एक्सपेंस ऐप, ई कॉमर्स ऐप। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी ऐप में अगर जाओगे ना, तो ये डेटा को मैनेज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं एक्चुअल में बैकएंड, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये जो बैकएंड इंटीग्रेशन है, इसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लोकल मैनेजमेंट और एक होता है रिमोट मैनेजमेंट। अब जैसे कि आपको पता है, लोकल मतलब कि जो आप ऑफलाइन अपने ऐप के अंदर बिना कोई इंटरनेट के अगर मैनेज कर रहे हो, तो दैट इज लोकल, इसलिए इसको ऑफलाइन डेटा मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और दूसरा हो जाता है रिमोट, विच इज ऑनलाइन मैनेजमेंट, जहाँ पे डेटा ऑनलाइन सर्वर पे मैनेज हो रहा होता है, वन टू मैनी। और आजकल मार्केट में 70% टू 75% जो एप्लीकेशन चल रही है, दीज आर ऑल रिमोट बेस्ड। सारी की सारी डायनामिक एप्लीकेशन होती है, डायनामिक कह लो, रिमोट कह लो, या ऑनलाइन कह लो। ठीक है, बट इसका पार्ट भी खत्म नहीं होता है। इन सारी ऑनलाइन जो डेटा को हैंडल कर रही होती है ना, ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट जो हो रहा होता है, इसमें यूजर का एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए कैशे मैनेजमेंट भी यूज होता है, एंड दैट कैशे मैनेजमेंट इज नन अदर देन दिस लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? कि भाई हमने ऐप को चलाया, कुछ पोस्ट लोड कर दिए एपीआई की हेल्प से, अब क्या हुआ कि यूजर ने ऐप क्लोज कर दी, तो ये जो पोस्ट है मैंने अपने डेटाबेस में स्टोर करा ली लोकली। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फॉर एग्जांपल उसने ऐप चलाया और इंटरनेट नहीं मिला, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए हम वो ब्लैंक स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, हम वहां पे प्रीवियसली जो लोडेड डेटा है ना, वो डेटाबेस से लाके दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम चीजों को हैंडल करेंगे, और ये चीजें एप्स में हैंडल होती है, तो वहां पे आपका लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब भी आप लोकल
डेटाबेस की बात करूँ तो उसमें एसक्यूलाइट, नो एसक्यूएल, ये दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें एसक्यूलाइट के लिए एसक्यूएफ लाइट पैकेज होता है फ्लटर के अंदर, और नो एसक्यूएल के लिए ड्रिफ्ट, हाइव, मूर पैकेज मिल जाता है आपको, ठीक है। इसका एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, हाउ टू हैंडल डेटाबेस इन योर फ्लटर एप्लीकेशन। तो डू वॉच इट। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए, हसलिंग आ रही हो डेटाबेस रिलेटेड, फ्लटर में डेटा को कैसे हैंडल करना है लोकली, तो गिव इट अ वॉच एंड यू विल डेफिनेटली रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द रिमोट पार्ट। रिमोट में क्या होगा, हमारे पास में दो तरीके के फंडामेंटल्स हैं कि भाई एक एपीआई के थ्रू होता है और एक बैकएंड एज अ सर्विस के थ्रू होता है। अब क्या होता है ना कि एज एन ऐप डेवलपर आप सिर्फ फ्रंट एंड वाले पार्ट को, या मैं कहूँ कि एप्लीकेशन वाले पार्ट को देख रहे होते हो, ठीक है। अगर आपका बैकएंड ऑनलाइन मैनेज हो रहा है, यानी कि www पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो आपको वेब टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ेगा। यस, जैसे कि पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब नोड जेएस। अब इनको सीखने के लिए आफ्टर ऑल इनका भी खुद का एक रोड मैप है, इनकी भी खुद की एक जर्नी होगी। आप ऐसा नहीं कि 2 दिन में आप एपीआई बनाना सीख जाओगे। तो या तो आपको एक अदर टीम लगेगी, जैसे कंपनी में होता है, ऐप की टीम अलग होती है और वेब की टीम अलग होती है, या बैकएंड, ऑनलाइन बैकएंड की टीम अलग होती है जो आपके लिए एपीआईज बना रही होती है ऐप डेवलपर्स के लिए, विच इज़ फाइन। उनका काम होता है एपीआईज को बिल्ड करना, डेटा को ऑनलाइन मैनेज करना, बट उस एपीआई को इंटीग्रेट करना हमारी ऐप में, ये हमारा काम होता है एज एन ऐप डेवलपर, ठीक है। कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, कैसे ऑनलाइन एपीआई से मिल रहा है जेसन डेटा को हमको पास करके हमारे यूआई के अंदर पॉपुलेट करना है, कैसे उस डेटा को ऑफलाइन मैनेज करना है, ये सारा पार्ट आपको इस मॉड्यूल में सीख लेना होगा। एपीआई सेगमेंट के बाद में एक और सेगमेंट होता है, दैट इज बैकएंड एज अ सर्विस, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। उसका मेन रीजन है काफी सारे स्टार्टअप्स जो होता है ना, वो अभी दे आर फोकसिंग ऑन फायरबेस, ऐपराइट, सुपरबेस। तो इसमें सबसे पॉपुलर जो मिल जाता है दैट इज योर फायरबेस। तो फायरबेस का एक अच्छा खासा आइडिया ले लो, जैसे कि ऑथेंटिकेशन कैसे करना है ऑनलाइन, ठीक है, विदाउट एपीआई, यूजिंग फायरबेस, स्टोरेज को कैसे हैंडल करना है, रियल टाइम डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। तो ये सारे फीचर्स आपको फायरबेस प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो यू कैन गिव अ वॉच, ठीक है। तो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर के हाउ टू हैंडल डेटा यूजिंग फायरबेस इन फ्लटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट होते ही हमारा जो कोड लेयर है ना, अब वो हमने ओवर कर दिया एकदम धांसू तरीके से, ठीक है। अब आ जाता है हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड लेयर। प्रोसेस ओरिएंटेड लेयर है, उसमें भी 5-6 सेगमेंट्स हैं। वो क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि नेमिंग कन्वेक्शन, प्रॉपर कोड लिखो, प्रॉपर नेमिंग कन्वेक्शन लिखो, वेरिएबल्स के नाम जो भी आप आइडेंटिफायर्स बना रहे हो वो इतने रीडेबल होने चाहिए कि कोड को देखने से समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ठीक है। देन फोल्डर का आर्किटेक्चर, किस तरीके से आप फोल्डर बनाओगे, ऐसे नहीं कि एक लिब फोल्डर है फ्लटर के अंदर उसी में सारी चीज़ें पड़ी है, क्योंकि जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे ना और यही सेम हैबिट अगर आपकी रही तो आप बहुत ज़्यादा हसल करोगे आगे चल के, और इसको एक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंदर भी मानते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आज के टाइम में ना, अगर आपको फ्रेशर के लिए अप्लाई करना है ना, तो कुछ ऐसी कोर चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको एक एक्स फैक्टर देगी बाकी लोगों के, क्योंकि बाकी लोग भी, फ्लटर का रोड मैप तो सेम ही है ना। ये प्रोसेस वाला पार्ट ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, और नहीं ज़्यादा लोग इसमें दिमाग लगा रहे होते हैं। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न भी यही है, लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, नॉट एवरीबॉडी इज प्रोसेस ओरिएंटेड। ऑलवेज बी प्रोसेस ओरिएंटेड, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा पर्सनल क्या कह सकते हो कि सजेशन है, क्योंकि इसने मेरे को भी हेल्प किया। मैं भी पहले बहुत रिजल्ट ड्रिवन था कि रिजल्ट लेना है, रिजल्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, मतलब ऐप बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वही चलता था कि ऐप ऐसा बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। बट उस चीज़ में मैंने कई सारी प्रोसेसेस में कमियां कर दी, जिससे कि मुझे आगे चल के 3-4 महीने में एक्सटेंड हो गया मेरा प्रोजेक्ट। तो हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड रहो। जैसे कि एक इसमें मैं, क्रिकेट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने धोनी को देखा ही होगा, एज एन फॉलोअर, एज ए क्रिटिक, जिस तरीके से भी आप उनको जानते हो, क्रिकेटर है वो, उनका भी एक ही फंडा था, प्रोसेस पे ध्यान दो, यू विल नॉट विन ऑल द मैचेस, ठीक है। अगर आपको 6 बॉलों में 12 रन भी चाहिए ना, तो आप बना लोगे। बट अगर आप ये सोचोगे कि मुझे जीतना है, नहीं जीता तो क्या होगा, रिजल्ट पे फोकस है, तो आप 12 नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर प्रोसेस पे फोकस है कि 1 बॉल एट अ टाइम, पहली बॉल अगर उसके मेरिट पे आती है तो उसको सैल्यूट करो, यॉर्कर है, आपने उसको डक कर दिया, मतलब उसको डिफेंड कर दिया। दूसरी बॉल आएगी जहां पे आपको हाफ बॉल ही मिलेगी एंड आप आगे बढ़ के उसको स्टैंड्स में मार सकते हो। तो उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्किल इसी को कहते हैं, ये स्किल आनी चाहिए, दैट इज प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस पे फोकस किया आपने, रिजल्ट पे फोकस नहीं किया। अगर प्रोसेस पे फोकस करोगे तो आप 30 रन भी मार लोगे एक ओवर में, और अगर आप रिजल्ट पे फोकस करोगे ना, तो ड्यू टू योर नर्व्स आप 6 रन भी नहीं बना पाओगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं वहीं से
मतलब रियल लाइफ से आप इंस्पायर होते हो, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती है इस तरीके से, ठीक है। तो फोल्डर आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही लिप फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होगी, कहाँ पे मिल सकती है, तो उसके रिगार्डिंग आप फोल्डर्स बनाओ। डेटा का फोल्डर अलग, यूआई का फोल्डर अलग, डोमेन का फोल्डर अलग। इस तरीके से आप अपने फोल्डर आर्किटेक्चर को मेंटेन कर सकते हो। देन कमिंग टू द प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, इससे आप बेटर टेस्टेबल कोड लिख पाओगे, या अगर मैं बोलूँ तो स्केलेबल कोड लिख पाओगे। यहाँ पे कमिंग टू योर MVVM आर्किटेक्चर, जो कि भी मार्केट में बहुत पॉपुलर है, तो उसको समझो क्या होता है, किस तरीके से हैंडल करना होता है, मॉडल्स कैसे बनाते हैं, व्यूज़ का क्या रोल है। जो आप यूआई बनाते हो दैट इज़ योर व्यूज़, जो डेटा को आप डील करते हो, हैंडल करते हो, दैट इज़ योर मॉडल। एंड उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम व्यू मॉडल्स को बनाते हैं, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने अच्छे से स्टेट मैनेजमेंट को जान लिया है या स्ट्रीम बिल्डर को समझ लिया है। ये दो कंपोनेंट आपको फ्लटर में बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, जिनमें एक खासियत होती है कि दोज आर काइंड ऑफ MVVM आर्किटेक्चर, तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बट खुद से अगर आपको एक आर्किटेक्चर का आइडिया होगा ना कि कौन सा आर्किटेक्चर कब काम आता है और क्यों हमको इन आर्किटेक्चर्स को फॉलो करना चाहिए, तो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इन राइटिंग योर ओन कोड, ठीक है। उसके बाद में कस्टम विजेट्स, बिल्कुल हम जब यूआई बनाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे या सिमिलर डिजाइन होंगी, तो इनको बार बार कोड करने की बजाय, रिपीटेड कोड हो गया ना, तो ऐसा एक लाइन का अगर कोड आपने एक बार लिख दिया है, तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि वो एक बार लिख दिया तो वापस ना लिखना पड़े आपको। रिपीटेटिव होना ही नहीं चाहिए आपका कोड, रिडंडेंट होना ही नहीं चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए। तो उसमें कस्टम विजेट्स, देन किस तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाना है पूरी फ्लो के अंदर, पूरे ट्री के अंदर, ये भी आपको अच्छे से, जैसे ही आप स्टेट मैनेजमेंट समझ लोगे ना, तो दिस पार्ट विल बी ऑल्सो क्लियर। अगर वो प्रोवाइडर वाला वीडियो भी आप देखोगे ना, जो मैंने बना रखा है यूट्यूब पे, मिल जाएगा आपको हमारे चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। उसके बाद में बिल्डिंग जनरलाइज सॉल्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कोई कोड कर रहे हो, तो आप इस तरीके से कोड लिखो कि जैसे जो चीज़ 4 लाइन में हो रही है, अगर वो 2 लाइन में हो सकती है या 1 लाइन में हो सकती है, तो बेटर राइट इन दैट वे, जिसमें आपके इटरेशंस कम हो, जिसमें प्रोसेसिंग कम हो। जैसे वही सेम चीज़ अगर 20 मिलीसेकंड्स लगाएगी उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर वो आप ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखोगे जैसे उसको 15 मिलीसेकंड या 10 मिलीसेकंड्स लगेंगे, तो ऐसा अप्रोच आपको रखना है कि कैसे हम इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कम कर सकते हैं या इनको इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि इस पे ऑपरेशंस कम से कम हो, ठीक है। द लास्ट, यूज ऑफ सिंगलटन क्लासेस। जब भी हम डेटाबेस का यूज करते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज करते हैं, एपीआईज को इंटीग्रेट करते हैं, तो हम सिंगलटन क्लासेस को बिल्ड करते हैं, जो एक बार इनिशियलाइज होती है और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम उसी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, बार बार मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज होती है जो पूरी ऐप में हमको मल्टीपल जगह यूज में आएगी। तो इनको कैसे इफेक्टिवली हैंडल करना है यूजिंग सिंगलटन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये पार्ट आ जाता है हमारा प्रोसेस का। मतलब ये नहीं भी आएगा ना, तब भी आपकी ऐप तो बनेगी, ठीक है। बट द थिंग इज दैट ये आएगा ना, तो आप अच्छी ऐप और एक बेटर वे में ऐप को बिल्ड कर रहे होंगे, और ये काफ़ी लोगों को ना 6 महीने 1 साल के बाद पता चलता है। तो क्यों ना, जब आप अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, अगर उसी समय आपकी हैबिट ही ऐसी पड़ जाए, तो फिर आपको आगे हसलिंग नहीं होगी, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लो, दैट इज़ VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिटहब, बिट बकेट के बारे में आपने सुना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। VCS, जिसमें मेजरली आपका गिट आ जाता है। गिट में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड VCS है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे रिपोजिटरीज बनानी है, कैसे मल्टीपल लोग एक साथ काम करते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे वर्जन्स को मेंटेन करते हैं, कैसे आप ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में देख लेनी है। गिटहब एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी रिपोजिटरीज को ऑनलाइन मैनेज कर रहे हो, तो इसका एक अल्टरनेट भी मिल जाता है, दैट इज़ बिट बकेट, ठीक है। तो ये पार्ट जरूर देख लेना आप प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर, दैट इज बिल्डिंग प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस। हमने प्रोसेस तो देख लिया, दिस लेयर इज इनसाइड आवर डिप्लॉयमेंट लेयर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज आर बिल्डिंग प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि हमको अब एप्लीकेशंस बनाना आ गया, प्रोसेस भी समझ में आ गया, अब वी आर डन विथ बैकएंड वाला पार्ट भी ऑल्सो। तो अब मुझे प्रोडक्शन के लिए इसको लाइव करना होगा, मार्केट में शेयर करना होगा। तो ये कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसमें सबसे पहला आपका वर्जन कंट्रोल, VCS के बारे में आपने सुना होगा। नहीं भी सुना है तो आप जान लो कि मल्टीपल लोग एक ही साथ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कैसे काम करते हैं, वर्जन को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे रिलीज मोड, डीबग मोड ये बनाए जाते हैं, ताकि जब भी हम टेस्टिंग कर रहे हो या हम कोई और फीचर को
इंटीग्रेट कर रहे हो तो हम डीबग मोड में काम करें, जैसे हम उसको लाइव कर रहे हो तो हम प्रोडक्शन मोड में उसको इंटीग्रेट करें। तो इस तरीके से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाना चाहिए कि कैसे VCS को यूज़ करना है। इसमें सबसे पॉपुलर जो आपको VCS मिलेगा दैट इज गिट, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप गिट को यूज़ कर रहे होगे, जिसका ऑनलाइन रिपोजिटरी मेंटेन करने के लिए आप गिटहब का आइडिया लोगे, मतलब गिटहब पे कैसे रिपोजिटरीज मेंटेन की जाती है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाओ वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आप गिट पे डाल दो। जब आप रिज्यूमे में बिल्ड करोगे एट द एंड, तो उसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके वहाँ मेंशन होने चाहिए, जो भी मेजर मेजर आपके प्रोजेक्ट्स हैं। देन ब्रांचेस कैसे क्रिएट करनी है, उनको कैसे उनसे कैसे पुल लेना है, कैसे पुश करना है, कैसे ब्रांचेस को मर्ज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए इस मॉड्यूल के अंदर। उसके बाद में बिल्डिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लॉजिक, देखो वो जो पार्ट था दैट वाज यूआई पार्ट। अब यूआई पार्ट में क्या होता है कि आप मटेरियल कंपोनेंट्स एंड कपर्टिनो कंपोनेंट्स को देख रहे होते हो, एंड्रॉइड के लिए अलग और आईओएस के लिए अलग। मेजरली कहूँ तो मैं iOS में ही कपर्टिनो का यूज़ होता है, बाकी सब में हमारा मटेरियल का यूज़ होता है। तो वो यूआई रिलेटेड हो गया। अब जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ कि कैसे नेटिव कोड लिख के हम हमारे चैनल्स के थ्रू नेटिव कंपोनेंट्स को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कैमरा एपीआई को यूज़ करना, गैलरी एपीआई को यूज़ करना, कैसे जीपीएस को अगर आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पे या मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन करना है तो कैसे जीपीएस का कोड लिखा जा सकता है। हालांकि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड पैकेजेस में मिल जाती है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड का कोड लिख सकते हो नेटिवली, कैसे आप iOS के लिए स्विफ्ट में कोड लिख सकते हो, जैसे एंड्रॉयड में कॉटलिन का होगा, iOS में स्विफ्ट का होगा, वेब में जावास्क्रिप्ट का होगा। तो ये एक थोड़ा बहुत आपको आइडिया यहाँ पे लग जाना चाहिए इस सेगमेंट के अंदर, डिप्लॉयमेंट सेगमेंट के अंदर। ये आपको ज़रूरत पड़ जाएगी इस डिप्लॉयमेंट लेयर के अंदर, जब आप आओगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ने लग जाएगी, तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, बट जितना जितना आपको यूज़ केस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको उसका आइडिया लगता रहेगा, तो आपको एक बिहाइंड द सीन पिक्चर पता लग जाएगी कैसे फ्लटर के अंदर हम नेटिव कोड को भी लिख के डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। देन फाइनली एडिंग एड्स, यस, अगर आपकी ऐप में एड्स को रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप एड्स का इंटीग्रेशन करना सीखो, तो आपको पता चले कि अगर आप एक छोटी सी भी ऐप बनाओ, क्योंकि ये रोड मैप को फॉलो करने के बाद में आपके पास में एटलीस्ट 10 to 12 एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए जिनको आप लाइव कर सको, ठीक है। अब लाइव करोगे तो यार एड्स लगा के कर लो ना, क्या दिक्कत है। व्हाट इफ अगर एक भी ऐप अच्छे से चल गई, माइंड तो वैसा ही रखो ना कि मेरी ऐप वैसी बनानी कि मार्केट में लोगों को पसंद आए। अगर चल गई तो आप डेली बेसिस का रेवेन्यू इंक्रीमेंट कर सकते हो, नहीं नहीं तो आपको एक्सपोजर ही होगा ना कि कैसे एड से पैसा बनता है। चाहे आपसे आपका 1 रुपया ही बना हो एड से, बट आपको पता तो लगेगा ना हाउ इट इज इन द प्रोसेस, इन द जर्नी, ठीक है। तो ये वाला सेगमेंट होने के बाद में 6 सेगमेंट में हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट, डेवऑप्स पार्ट, ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट होने के बाद में जो ऑपरेशनल पार्ट होता है वो कैसे आपको डील करना है। तो उसमें आ जाएगा हमारा डिबगिंग, डिबगिंग कैसे करनी है, अलग अलग डिवाइसेस पे टेस्ट करके कैसे देखना है। देन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वर्चुअल डिवाइस पे तो कर ही रहे हो, रियल डिवाइस पे भी टेस्ट करोगे, और आजकल रिमोट डिवाइसेस भी आ गई है तो उन पे भी आप टेस्ट करके देख सकते हो। और अगर आपके पास में मल्टी प्लेटफॉर्म जैसे कि एंड्रॉइड और iOS के अलावा आपको वेब के लिए भी ऐप बनानी, तो वेब पे कैसे रन करना है, कैसे उसको टेस्ट करना है, सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन आपको पता होना चाहिए। देन कोड के अंदर कई बार आप फंस जाते हो कि यार ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन, मतलब कोई एरर नहीं आ रही है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट जो चीज़ मुझे चाहिए वो एक्चुअली में मुझे मिल भी नहीं रही है, कि यहाँ से यहाँ आना चाहिए बट वो जा नहीं रहा, तो मुझे रीज़न भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। तो उसको डिबग करने के लिए आप ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हो आईडीज़ के अंदर, और फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन कोड को डिबग कर सकते हो कि यार इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है। फिर उससे आपको फ्लो पता लग जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ होने की वजह से ये फ्लो ऐसा, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग, यहाँ पे आप टेस्ट केसेस बनाना सीखो कि जैसे आपका कोई कोड बना हुआ है, अब इसमें आपने कुछ यूज़र की या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे कुछ चेंजेस कर दिए। अब हो सकता है ना कि कुछ चेंजेस करने की वजह से जो पुराना पार्ट आपने लिख रखा था वो फट गया हो, मतलब उसमें एरर्स आने लग गई हो। तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाने होंगे, जैसे कि अगर छोटे छोटे कंपोनेंट्स के लिए बना रहे हो तो यूनिट टेस्ट केसेस बना लो, जिसको हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। अगर आप एक कंप्लीटली मॉड्यूल को टेस्ट करना चाहते हो तो उसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, कि छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ कंबाइन करके उनके ऊपर इंटीग्रेटेड वे में टेस्ट करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग। एंड देन अगर आपको विजिट यूआई स्पेसिफिक कोई टेस्टिंग करनी है तो विजिट टेस्टिंग भी आप कर सकते हो, कि ये बटन कहाँ पे है, अपनी स्पेसिफाइड लोकेशन पे है कि नहीं है, रन टाइम में कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि इसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से ये रेंडर फ्लैग्स के इश्यूज आने लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप टेस्ट केसेस बिल्ड करके टेस्ट कर सकते हो बिना उसको डिप्लॉय किए भी। तो ये पार्ट होने के बाद में आप लाइव के लिए सोच पाओगे, ठीक है। उसके बाद में पब्लिशिंग दी ऐप, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब इस पार्ट में, इस सेगमेंट में आप ये सीखना चाहोगे कि कैसे हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव कर सकते हैं, कैसे हम आईफोन की एप्लीकेशन
ऐप स्टोर पे लाइव कर सकते हैं और कैसे हम वेबसाइट जो हमारी वेब एप्लीकेशन है उसको होस्ट कर सकते हैं हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर, जिससे कि वो ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल हो। आपका एक डोमेन हो, डोमेन पे जैसे ही वो हिट हो इंटरनेट की हेल्प से, तो आपका वेब एप्लीकेशन उसके ब्राउजर में चल जाए। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे जरूर से सीख लेना होगा, ताकि आप एक कंप्लीट ऐप डेवलपर बन जाओगे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। कि अब मेरे को अब ये भी आइडिया हो गया कि कैसे मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे लाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, ये पार्ट खत्म होती है, आपका जो मेजर थर्ड लेयर थी ना वो कंप्लीट हो जाएगी। 3 लेयर्स कंप्लीट हो गए। अब लास्ट लेयर जो है दैट इज रियल टाइम लेयर। ये देखो, ये एडिशनल लेयर है, बट मैं कहूंगा कि यार इसको आप एडिशनल ना मानो, इसको आप ऐसे मानो ना कि आपकी डेली दिनचर्या में इस तरीके से एडजस्ट होनी चाहिए कि आप डेली बाय डेली अपने आप को स्केल अप कर सको इस स्किल के अंदर। तो दैट इज फर्स्ट कमिंग टू द इमर्जिंग टेंस। इसमें आ जाएगा गेटिंग अलॉन्ग विद द एआई। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यार एआई आ गया है, अब डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी या ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। एआई के साथ चलोगे ना तो एआई कभी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन आप वो काम करके दे रहे हो जो अगर एआई भी कर सकती है, तो फिर एआई क्या कोई भी रिप्लेस कर देगा आपको। तो द थिंग इज दैट कि आपको प्रोडक्शन को इंक्रीमेंट करना है कि कैसे आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, चाहे वो फिर आप एआई को क्यों ना यूज करो। अगर कोई चीज़ आप खुद बिल्ड करो उसमें 3 घंटा लग रहा है और एआई से बिल्ड कर रहे हो उसमें 1 डेढ़ घंटे में हो रहा है, तो आपको उसको इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए कि यार इसमें इतनी क्षमता है कि मैं जो 3 घंटे में काम कर रहा हूँ वो 1 घंटे में करके दे रही है, 1.5 घंटे में करके दे रही है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का जो मेरा डेडलाइन है 15 दिन का, वो मैं 12 दिन में ले आऊँ, खींच के 12 दिन में ले आऊँ या 10 दिन में ले आऊँ यूजिंग एआई। तो इससे क्या होंगे, आप यूज टू हो जाओगे एआई से, कैसे एआई को यूटिलाइज करना है। क्योंकि देखो, एआई आपको 100% रिजल्ट नहीं देती, बट ओवरऑल एक कह सकते हो कर्व बना देती है, जिससे कि आप अगर एक्सपीरियंस हो उस नीश के अंदर तो आप कम समय में उस चीज को बिल्ड कर सकते हो। तो ये सेगमेंट हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा कि जो मॉनिटर कर रहे हैं ना एआई को, एआई से गेट अलोंग हो रहे हैं, वो शायद आपकी जॉब ले ले, क्योंकि वो अकेला बंदा 5 जनों का और काम कर दे रहा है। तो फिर ऑब्वियसली कंपनी उसके जैसे 2 बंदों को हायर करेगी रेदर देन 10 फ्रेशर्स को। तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। गेटिंग अलॉन्ग विथ एआई, फ्लटर फ्लो में ऑप्शन मिल जाता है आपको। चैट जीपीटी है, एआई में क्या क्या आ गया, जैसे चैट जीपीटी आ गया, फ्लटर फ्लो आ गया, डिवाइस आ गया। इनसे यूज टू हो जाओ जितना जल्दी हो सके। ये होने के बाद में, ये सारा आपका पार्ट कवर होने के बाद में, और नेट में बहुत सारी एआईज आ रही है, तो यू नेवर नो। तो इसलिए इनसे अपडेटेड रहो कि क्या नई चीज़ आई, क्या फ्लटर की कोई एआई रिलेटेड कोई टूल आया जिसको यूज़ करके और फ्लटर में काम आसान कर सकते हैं क्या, ईजी कर सकते हैं क्या। अगर आपको वो लगता है रिलायबल तो उसको यूटिलाइज करो, अपना समय बचाओ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो। ठीक है, देन AR VR पे फोकस करो, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर इन कमिंग टाइम। वर्चुअल रियलिटी, जो मेटा वर्ल्ड बिल्ड हो रहा है आने वाले समय में, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, तो ये चीज़ों पे फोकस होने वाला है। एआई पे तो इतना ज़्यादा फोकस हो ही गया है, अब एआई इंटीग्रेट हो जाएगा आपके VR के अंदर, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के अंदर। आपने वो आईफोन का हैंड आई सेट देखा ही होगा, तो यू नो कि आने वाले समय में लोग मोबाइल पे नहीं, इन चीज़ों पे अपना सारा फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो एमर्जिंग ट्रेंड्स का मतलब है कि ट्रेंड्स को देखो, आइडेंटिफाई करो। आपको लगता है कि यार ये चीज़ आने वाले टाइम में बूम कर सकती है, 10 में से 2 चीज़ भी कर गई तो आप समय से पहले चल रहे होंगे। और अगर उस समय तक अगर वो हिट हो गई तो आप जैसे काफ़ी कम लोग होंगे, तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एंड आफ्टर ऑल इट विल बी इम्पैक्टेड इन योर सैलरी। उसके बाद में गेमिंग सेगमेंट बहुत बूम कर रहा है इस समय पे। जब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाए तो फ्लटर में भी फ्लेम जैसे पैकेज मिल जाते हैं, यूनिटी है, गेम मेकर 3D है। इनको साइड बाय साइड आप देखो कि कैसे एप्लीकेशंस मार्केट बिल्ड हो रहा है और कितना ट्रस्टेबल वो मार्केट बन रहा है। तो आने वाले समय में ये भी एक आपका ऑप्शन हो सकता है कि आप एक ऐप बिल्ड कर रहे हो, लेकिन आप एक गेमिंग ऐप बिल्ड कर रहे हो। तो मैंने सिर्फ आइडिया दिया एमर्जिंग ट्रेंड्स। ये 3 ट्रेंड्स जो है वो मार्केट में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, जिसमें एआई तो है ही है। AR VR और गेमिंग का सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, और भी हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वाला पार्ट भी आप अपनी ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेशन वाला पार्ट। तो ये सारी चीजें ना आपकी अगर नॉलेज में होगा और आपको पता होगा एज एन फ्रेशर, और या फिर आप इनके लिए अलाइंड हो कि हमको इन चीज़ों पे भी फोकस करना है लर्निंग के साथ साथ, तो वो आपको है ना एक एक्स्ट्रा टच देता है बाकी सारे डेवलपर्स और बाकी सारे फ्रेशर्स से। तो ये ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा 8th सेगमेंट, दैट इज कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। ये चाहे आज हो चाहे बाद में हो, हमेशा फोकस रखो कि कैसे आप अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि ना तो सिर्फ ये आपकी कम्युनिटी को स्ट्रांग करता है, दूसरा चीज आपको ना और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बनाता है कम समय के अंदर। क्योंकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या काम हो रखा है, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़े बड़े डेवलपर्स जो न्यूयॉर्क में बैठे हैं या गुड़गांव में बैठे हैं और ये इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये कोड कैसे लिखते हैं। कोड लिखने के बाद में इनमें ये चीज़ भी हो सकती है, आपका दिमाग में वो जब आप उस चीज़ से अलाइन हो जाओगे तो आपका क्रिएटिव माइंड भी आ सकता है
या आपका लॉजिकल माइंड भी आ सकता है यार ये चीज़ भी होनी चाहिए, तो उनमें कंट्रीब्यूट करो। आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है जो आपको डायरेक्टली हेल्प करता है इन योर रिज्यूम बिल्डिंग एज एन वाव फैक्टर। बड़ी-बड़ी जो एमएनसीज़ होती है ना, वो इन चीज़ों को देखती है, यार ठीक है यार आपके पास में ये सारी चीज़ें, आपके पास में इतने सारे प्रोजेक्ट्स का वर्क है, आपके पास में ये एक्सपीरियंस है, आपके पास वाव फैक्टर क्या है? व्हाट हैव यू डन फॉर योर कम्युनिटी? जिस कम्युनिटी ने आपको इतना दिया उसके लिए आपने क्या किया? अगर ये चीज़ें आपके पास में होगी ना, तो इट विल बी अनदर लेवल गेम। जो आपने बड़ी-बड़ी जो आपने ड्रीम कर रखी होगी ना कंपनीज़, उसमें अपने आप को अप्लाई कर सकते हो, उसमें सेलेक्ट हो सकते हो, और आप जितने भी जो बड़ी-बड़ी कंपनी में सेलेक्ट हुए हैं अभी रिसेंटली, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि उन्होंने अलग क्या किया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को देखो, कैसे उनको उनके साथ डील कर सकते हैं, कोड को जानो, देन स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ। सिर्फ आंसर लेने के लिए नहीं, क्वेश्चन के आंसर देने के लिए भी जाओ। भले ही मैं मान के चलता हूँ 1-2 महीने आप नहीं दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर माइंडसेट होगा ना, तो 1-2 महीने में 1 दिन, 2 दिन ऐसे आएँगे ही जहाँ पे आपको क्वेश्चंस आपको पता होंगे कि यार ये प्रॉब्लम मेरे भी आई थी, एंड सेम प्रॉब्लम आप उसको इनिशियली हेल्प कर सकते हो। माइंडसेट रखो कि हाउ कैन आई हेल्प? हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट? तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है आपके रिज्यूमे के अंदर, आपकी प्रोफाइल के अंदर। बूस्ट करेगा। लिंक्डइन को बहुत हैंडी रखो, जो सीख रहे हो, जो मेंटेन कर रहे हो, कनेक्शंस बिल्ड करो, उनको पब्लिश करो, फ्लटर की कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करो। तो इससे आपको एक आपका रेपुटेशन बिल्ड होता है, विच हेल्प्स यू आफ्टरवर्ड्स। इनिशियली तो क्रैक कर लोगे आप जॉब, लेकिन जब बाद में 2 साल बाद में 3 साल बाद में एक अच्छी जॉब चाहिए आपको, उससे 10x या 20x अपडेट चाहिए आपको सैलरी के अंदर, बूम चाहिए, तो उसके लिए वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी। पब्लिशिंग पैकेजेस, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैकेजेस बनाओ जो pub.dev वेबसाइट आपको, जहाँ पे पैकेजेस मिलेंगे जिनको आप इन सब जगह पे यूटिलाइज कर रहे होंगे लर्निंग के वक्त। तो ऐसे पैकेजेस आप खुद भी बनाओ जो बाकी जो फ्लटर डेवलपर्स है ना वो यूज करें, और ऐसे देखो कि यार ये सच में यूज, पहले तो ऐसा कोई भी बना दो पैकेज, ठीक है, फिर बाद में सच में देखो कि यार ये वाली चीज अगर मैं लर्न कर रहा होता तो उस समय अगर कोई ऐसा पैकेज मिल जाता, कोई भी XYZ पैकेज मत बनाओ जिसका कोई यूज नहीं है। फिर देखो कि ऐसा कुछ चीज अगर मुझे पैकेज में मिल जाता ना, तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाता। तो वैसा पैकेज बनाओ, एंड मान के चलो आज नहीं तो कल एक समय आएगा जब वो पैकेज आपको पॉपुलर भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक्टिव ऑन स्टैक ओवरफ्लो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देन क्रिएटिंग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपको ना जो 2 साल में एक्सपीरियंस मिलेगा ना, एक्सपोजर मिलेगा, वो शायद 6 से 8 महीने में मिल जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड हो। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे अभी आपने सुना होगा जीसॉक के बारे में, तो आप जीसॉक के अंदर भी जा सकते हो। जीसॉक में ओपन सोर्स कम्युनिटी के बारे में डिटेल में जान सकते हो आप, और जीसॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं जीसॉक के लिए करो, बट अगर आप इस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो तो होपफुली यू कैन बी सिलेक्टेड इन द जीसॉक इवेंट। सेम ऐसा कैसा, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना डार्ट की, तो उसमें लीड कोड के क्वेश्चंस भी होते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट पहले कोर कंपोनेंट्स को देखो, फिर डीएसए भी एक सेगमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक सेगमेंट है, बट वो फ्लटर के या कोई भी फ्रेमवर्क की लर्निंग कर्व से अलग होगा, क्योंकि आपका ये लर्निंग कर्व होगा स्किल के रिगार्डिंग, वो लर्निंग कर्व होगा कि हाउ टू बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। इस प्रॉब्लम जो आप कहीं कहीं पे भी फेस करोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं फ्लटर में आप कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ गई, तो डीएसए विल हेल्प यू बिल्ड दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो डीएसए वाला पार्ट जरूर है, बट इस रोड मैप में मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप में एक जर्नी है, डीएसए कभी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो वो जर्नी को अगर आप स्टार्ट कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं स्टार्ट किए हो तो पहले, अगर आपको एक स्किल चाहिए और आपको एक जॉब चाहिए और आपको अपनी एक ऐप बनानी है, तो पहले स्किल वाले पार्ट पे फोकस करो, इस रोड मैप को फॉलो करके कंप्लीट मार लो। उसके बाद में साइड बाय साइड डेली बेसिस पे 1 से 2 आवर्स आप डीएसए को दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग को दो, लीड कोड पे जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी को और बेटर तरीके से एक्सेलरेट कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें ना मैंने मिस आउट करी थी। फिर मैंने नोटिस करी काफ़ी टाइम बाद में, तो मैंने सोचा कि यार अगर गाइडेंस देनी है और मेंटरशिप देनी है तो ऐसी दो के जिससे कि सामने वाले को जो चीज़ मैंने मैंने मिस आउट करी और जो मुझे लगा कि यार स्टार्टिंग के 2 इयर्स अगर मैं ये चीज़ करता तो मैं आज शायद अलग जगह पे होता। बट दैट इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। वो आपका हर का एक अलग अलग लर्निंग कर्व होता है। तो मैंने वो चीज़ का फॉल्ट देखा मेरी जर्नी के अंदर, तो आई वॉन्टेड कि यार आप इस चीज़ों को सही कर सकते हो, अभी आपके पास में समय, अभी आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि कैसे आप फ्लटर के अंदर अपनी जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हो, और कैसे स्टेप बाय स्टेप किन किन मॉड्यूल्स पे आपको कितना फोकस करना है, जिससे कि आप इस जर्नी को जल्द से जल्द कंप्लीट करके अपनी ड्रीम जॉब को अवेल कर सकते हो। अगर आप भी ट्रेनिंग चाहते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट के साथ में, तो अभी एनरोल कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इन फाइंडिंग द लिंक और इन रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट 2 डेमो क्लासेस, तो आप कॉल भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और ऐसे ही ऐप डेवलपमेंट रिगार्डिंग और भी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।